This month according रीजनिंग का प्रीवियस ईयर मैंने आपको 2 क्लासों में रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आज तीसरा क्लास, ठीक है। आज भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा रीजनिंग के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। ठीक है, ये 5 शब्द दिए हुए, 5 से 6 शब्द दिए हैं। आपको क्या करना है, इसमें वो शब्द आपको चूज करना है जो क्या है, इनमें से भिन्न है, अलग है। तो आपको पता होगा, जैसे कि अमरूद है, तरबूज है, और ये सेब हो गया, कीवी हो गया, आम हो गया, नाशपाती हो गया और अनार हो गया। ठीक, ये सभी क्या है, सब किसके अंतर्गत आते हैं, फल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक प्रकार के क्या है, ये फल है। और ये जो आपका डिफरेंस लग रहा है आपको है, ये क्या है, सलाद पत्ता, ये आपकी क्या है, सलाद के अंतर्गत आता है। ये तो यही इसी में से अलग कौन हो जाएगा, सलाद पत्ता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें से भिन्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि पहले वाली का दूसरी संबंध है, दूसरी का पहली संबंध है, तो तीसरी का मतलब चौथी का तीसरी से कैसे किस प्रकार संबंधित होगा। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है, यहाँ से इसमें। ठीक, आप देख रहे होंगे इसको जो है, इस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया है, 90 डिग्री पे मोड़ दिया है। ठीक, दक्षिणावर्त। अच्छा, इस तरीके से क्या कर दिया है, इसको ये इस तरीके से था, इसको मोड़ दिया है इस तरीके से, ऐसे। ठीक, 90 डिग्री पे दक्षिणावर्त। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 90 डिग्री पे दक्षिणावर्त, 90 डिग्री पे मोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा जाके इसका, ये इस तरीके से बनेगा जाके। तो इसमें कौन हो जाएगा, ये वाला आकृति आपकी सही हो जाएगी। ठीक, देखिएगा, इसमें ये बना हुआ था इस तरीके से, ये था इस तरीके से, और ये था इस तरीके से। जब इधर हम मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा जाके, और ये इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से। इसको ये कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे दक्षिणावर्त 90 डिग्री। ठीक, अब देखना यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करें। क्या करना है, भिन्न का चयन करना है। देखिएगा, इनमें भिन्न कौन है, आपका है उपग्रह, तारा है, और सूर्य है, पृथ्वी है, और ब्रह्मांड है। तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो है, उपग्रह हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो इससे भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है और एक अलग है। बेमेल का चयन करिए, यानी कि जो अलग है उसको अलग करना है। इसमें लिखा है भौतिक, फिर लिखा है रसायन विज्ञान, फिर लिखा है वनस्पति विज्ञान, फिर लिखा है जीव विज्ञान। ठीक है, तो आपको जैसे ज्ञात होगा, हमारा साइंस होता है, साइंस। तो साइंस के ये पार्ट दिए हुए, भौतिक है ये भी साइंस का पार्ट है, केमिस्ट्री है ये भी साइंस का पार्ट है, बॉटनी है ये भी साइंस का पार्ट है, बायोलॉजी ये भी क्या है, साइंस का पार्ट है। जियोग्राफी जो क्या है, ये अलग है। तो बोला गया है इसमें से अलग क्या होगा, यानी सभी चीज़ें विज्ञान के भाग दिए हुए हैं, यानी कि साइंस के क्या पार्ट दिए हुए हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये साइंस के ही पार्ट है। और तो इसमें से भूगोल क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है तो आपको अलग क्या होगा, तो अलग क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा।
ठीक, अगला देखिएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है। आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है, और उस विकल्प का पहचान करें जो क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखना है आपको इसमें गलत क्या है। ये आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। इससे बताना है गलत कौन है। 4 ऑप्शन दिए, देख लेते हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 54 है। यानी टोटल जो कर्मचारी हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, इसमें टोटल कितने भाग लेने वाले हैं, टोटल बंदे कितने हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, 54 है। टोटल कितने हैं, 54 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 54 है। ठीक है, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। 30 कर्मचारी क्या बोल सकते हैं, हिंदी। देखिए हिंदी वाला ये है, तो हिंदी वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये वाला हिंदी वाला पोर्शन है। तो देखिए 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 ये हो गया, और 7 3 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। यानी हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 30 लोग। हिंदी कितने को पसंद है, यानी हिंदी कितने लोग बोलते हैं, हिंदी को 30 लोग पसंद करते हैं। ठीक, या हिंदी 30 लोग बोलते हैं। फिर लिखा है 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते, तो मराठी वाला दायरा कहाँ तक है, ये क्या है, मराठी वाला है, तो इसको आप काउंट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14। ठीक, यानी 24, 24 क्या हो जाएंगे, मराठी बोलने वाले कर्मचारी। बोला गया 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो सही बात है, 30 नहीं बोल सकते, 24। 30 से अधिक हो सकता हो, 30 से हो सकता है कम हो, तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है। फिर बोला गया है 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोलते हैं। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोलते हैं, तो 2 भाषाएं 23 कर्मचारी बोलते हैं। 2 भाषाएं कौन है, जैसे ये भाग हो गया, ये किसका हो गया, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का भाग हो गया। इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये किसका भाग दिया हुआ है, ये इंग्लिश है, और कौन है, मराठी है, 5 हैं। और यहाँ पर कितना है, हिंदी है और प्लस मराठी है। तो आप जोड़ लीजिए 2 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, 5 7 और 5 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20। यानी 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, 2 भाषा बोलने वाले कितने हैं, 2 भाषा बोलने वाले 20 लोग। 2 भाषा बोलने वाले कितने हैं, 20 हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये क्या सही है, ये गलत है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, 20, यानी 2 भाषाएं बोलने वाले कितने कर्मचारी हैं, 20 है। तो बोला गया था इसमें से कौन सा आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। ठीक, 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की और 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की। 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको क्या करना है, पहले आपको स्वयं करना है, ठीक है, तत्पश्चात जो हम कर रहे हैं उसको देखना है। ठीक, अब देखना है यहाँ से आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिले, ठीक, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इनका क्या बनाना, डायग्राम बना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व भी करना है। देखना जरा, ठीक। बोला गया है वेनिला पसंद कितने करते हैं, 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की। वेनिला कितने हैं, 50, तो लिख लेते हैं वेनिला पसंद करने वाले कितने हैं, 50।
50 अभी ये सर्किल के अंदर ना लिखिए, आप बाहर लिखिए। जब तक केवल ना बोले, अगर केवल बोलेगा तो आप अंदर कर सकते हैं, जब तक केवल ना बोले तो आप बाहर ही लिखिएगा, ठीक है। फिर बोला है 43 चॉकलेट पसंद करते हैं। 43 क्या करते हैं? चॉकलेट पसंद करते हैं। तो चॉकलेट पसंद करने वाले कितने हैं? चॉकलेट पसंद करने वाले 43 हैं। फिर क्या बोला गया है? 28 स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले कितने हैं? 28 हैं, ठीक है, लिख लिया। फिर क्या बोला गया है? वेनिला और चॉकलेट, वेनिला और चॉकलेट पसंद करने वाले कितने हैं? 11 हैं। तो वेनिला और चॉकलेट पसंद करने वाले, ये बीच का जो हो जाएगा आपका, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये दो वाला हो गया, वेनिला और इसका। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा? 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, तो 13 क्या हो जाएंगे? वेनिला और चॉकलेट को पसंद करेंगे। ये दो वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या हो जाए? 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद किया। 11 ने क्या किया? चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद किया, ठीक। 11 ने चॉकलेट, ये चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी पसंद किया। फिर बोला गया 12 स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद किए। 12 क्या हो गए? स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किए। फिर क्या बोला है? 5 ने सभी तीनों फ्लेवर, 5 मतलब जो है पसंद किए। तो 5 वाला कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। 5 वाला कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है? देखना है कि केवल 2 लोग, मतलब केवल वेनिला और चॉकलेट कितने लोगों ने पसंद किया? केवल 2, मतलब वेनिला और चॉकलेट। तो क्या करेंगे? जो 13 बाहर दिया हुआ है इसको हम घटा लेंगे, यानी 13 का दायरा यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका। तो इसमें 5 तो पहले एक्स्ट्रा आ चुका है, 5 तो पहले हमने लिया। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 13 से जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 8। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, 11 तो है ही, 5 अंदर है, तो कितना बचेगा? 6 यहाँ पर। फिर 12 तो है, कितना हो जाएगा? 7, ठीक, 7 हो गया। अब देखना यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर केवल वेनिला पूछा जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 7 5 12 8 20 हो गया, तो 30 इसका हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 13 और 6 19 हो जाएगा। 19 से जाएगा कितना? 13, 4 बचेगा। और यहाँ 19 3 2 24 हो जाएगा ये, ठीक। इसमें देख लीजिए 7 5 12 6 18, 18 हो गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18, यानी कितना हो जाएगा? 10। स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएंगे? 10। अब पूछा गया है कि जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया है लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया है, मतलब स्ट्रॉबेरी पसंद किया है और वेनिला, स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया है, यानी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को तो पसंद किया है लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया है। तो वेनिला को पसंद नहीं किया है, तो वेनिला का दायरा यहाँ से यहाँ तक ये आता है ना पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कौन नहीं, तो यानी कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये 6 वाला। 6 क्या हो जाएगा? तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों को पसंद किया है, ठीक। तो इसमें से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखना अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने अगला। दिया गया नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित को दर्शाता है। त्रिभुज काहे को दर्शाता है? विवाहित को दर्शाता है। त्रिभुज काहे को दर्शाता है? विवाहित को दर्शाता है, ठीक। त्रिभुज विवाहित को दर्शाता है। त्रिभुज काहे को दर्शाता है? विवाहित को दर्शाता है। तो हम इस त्रिभुज ना लिखे विवाहित लिखते हैं। त्रिभुज काहे को दर्शाता है? विवाहित को। विवाहित, त्रिभुज विवाहित को दर्शाता है। त्रिभुज विवाहित को दर्शाता है। आयत नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है। आयत क्या है? नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है। नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है। नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है या नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शाता है। वृत्त वाला क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है। ये क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक। ये क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है। फिर बोला गया है उस
अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गोल्फ नहीं खेलता है। क्या नहीं खेलता है? वो नियोजित व्यक्ति हैं और वो अविवाहित हों, विवाहित भी ना हो, अविवाहित हों, तो ध्यान रखना, और गोल्फ नहीं खेलते हों। देखो गोल्फ वाला का दायरा ये है, सर्किल में क्या है, गोल्फ खिलाड़ी है, तो गोल्फ इसमें नहीं आना चाहिए। विवाहित भी नहीं होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के अंतर्गत भी नहीं आना चाहिए। अविवाहित होने की बात कर रहा है कि वो अविवाहित हो, ठीक, वो क्या हो, अविवाहित हो, ठीक। तो नियोजित व्यक्ति होना चाहिए और प्लस अविवाहित होना चाहिए। तो हमारे पास हमको यही ऐसा है जो नियोजित व्यक्ति है और क्या है, अविवाहित है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला देख लीजिएगा। अगला इस तरीके दिया हुआ है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिकी, त्रिभुज किसको दिखाता है, त्रिभुज क्या है, अमेरिकी को दिखाता है कि अमेरिकी लोग हैं। अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत गायकों का, व्रत किसको दिखाते हैं, व्रत क्या है, गायक, जो व्रत के अंतर्गत आए हैं वो सभी क्या हैं, गायक हैं। गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आयत किसको दिखाता है, आयत क्या है, अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अभिनेताओं का, अभिनेता है। अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है। वह हिस्सा चुने जो उन अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं, क्या है, जो अभिनेता नहीं है, अमेरिकी हैं और गायक हैं। क्या करना है, देखो अभिनेता नहीं होना चाहिए। तो अभिनेता का क्या है, आयत को, आयत जो हो वो अभिनेताओं को प्रतिनिधित्व करता है। आयत क्या है, अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो आयत के अंतर्गत जो भी होंगे वो तो हट ही जाएंगे। बोला है वह हिस्सा चुने जो अमेरिकी और गायक, अमेरिकी भी हों और क्या होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा इसमें से कौन हो जाएगा, ए जो है गायक भी है और अमेरिकी भी है। देखना ये अमेरिकी वाला दायरा हो जाएगा त्रिभुज वाला, और ये आएगा व्रत वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा तुम्हारा अमेरिकी भी हो जाएगा और गायक भी हो जाएगा। अमेरिकी क्या हो जाएगा, अमेरिकी और गायक। ए क्या हो जाएगा, अमेरिकी भी होगा और गायक भी होगा, ठीक। निम्न चित्रों में कितने त्रिकोण दिए हैं, कितने त्रिभुज दिए गए, ये बोला गया आपसे गिनने के लिए, ठीक। इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए आपको काउंट करने के लिए बोला गया, ठीक। तो आप देख लीजिए, इसमें काउंट कर लीजिए त्रिभुज कितने हैं। पहले हम एक एक काउंट कर लेते हैं, फिर दो दो काउंट कर लेते हैं, फिर तीन तीन काउंट कर लेते हैं, ठीक। देखना है यहाँ से, एक छः एक ये हो गया, दो, तीन, अब इसको हटा दीजिए, अब देखना क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, चार हो गया ना, चार हो गया। अब देखिएगा, चार और एक ये पूरा, पाँच, ठीक, पाँच हो गया। अब फिर यहाँ से गिनना फिर स्टार्ट करिए, पाँच और एक ये, छः, ठीक, छः हो गया। अब फिर इधर आ जाइए, छः और एक ये इधर, दो दो का देखो, छः और एक कितना हो जाएगा, ये सात हो गया, ठीक, सात हो गया। उसके बाद इधर आ जाइए, सात के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पूरा, आठ, आठ हो गया ये वाला, आठ हो जाएगा। फिर आठ के बाद देखिएगा आपको कितना हो जाएगा, आठ के बाद ये आपका हो जाएगा एक, आठ, फिर यहाँ से गिन लीजिए आप, एक, ये पूरा, आठ, एक, नौ, ये पूरा, नौ हो गया, ठीक, नौ हो गया। फिर ये पूरा गिन लीजिए, ये पूरा, दस, ठीक। उसके बाद आप कर लीजिए गिनने के लिए, दस हो गया, दस हो गया, टोटल हमने गिन लिए 10, इसको हटा दें थोड़ा, 10 हो गया हमारे पास, 10 हो गए।
ये 10 हो गए, हमने गिन लिए 10। अब देखना, अब कौन सा हो जाएगा, 10 के बाद पूरा एक ये हो जाएगा 11, यहाँ से यहाँ तक ये 11 हो जाएगा। ठीक, 11 हो गया। और उसके बाद देखिए और कितने बचे, 11 और 11 हो जाएगा, 11 हो गया। और आपका जो हो जाएगा 11, ये हो गया 11 और एक यहाँ से ये पूरा 11 एक 12, ये पूरा हो जाएगा ये 12। और क्या बचा, 12 हो गया। और इसमें देख लो कोई बचा है, 12। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 12 न 12 और एक ये छूट रहा है, ये वाला 12 और एक 13। ठीक, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक, एक ये छूट रहा है 13। अगर आप वैसे भी करना चाहते हो तो उससे ठीक से भी लग जाएगा। यहाँ पर देखो कितने, 1 2, तो इस तरीके से यहाँ 3 ये हो जाएंगे, 1 2 3 ये हो जाएंगे, और 1 2 3 इस तरीके से भी आप गैस कर सकते हो। ठीक, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अब देखना अगला दिया है, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। ठीक है, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो वह मानक पासा हो सकता है। मानक पासा की पहचान होती है किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। पहली बात तो किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। ठीक, ये मानक पासा की पहचान होती है। और दो विपरीत सतहों का योग क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। दो विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। ये मानक पासा की पहचान होती है। ठीक, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता और दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये मानक पासा के पासा दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा और क्या हो जाएगा, साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है, किन्हीं दो सतहों का, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का, साधारण पासा क्या हो जाए, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7। जैसे हम ये बना दें, ये इसे ये पासा हमने बना दिया, तो ये पासा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। देखो किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग हमने क्या बताया है, 7 हो सकता है। तो देखना 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट इसमें क्या होगा, वो सभी इसकी सतह विपरीत होंगी जो इस पासे में मौजूद नहीं होंगी, जो इस पासे में मौजूद नहीं होंगी। ये साधारण पासे की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें बोला जाए तो इसमें क्या हो सकता है, एक नहीं है, एक भी इसकी विपरीत सतह हो सकती है।
और इसमें क्या हो सकता है, इसका 5 भी हो सकता है और 6 भी। तो वो सभी सतहें क्या होंगी, इसकी विपरीत होंगी जो इस पासे में मौजूद नहीं होंगी। ये साधारण पासा की पहचान होगी। हमने बताया कि इन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। और वो सभी सतहें विपरीत होंगी जो इस पासे में मौजूद नहीं होंगी। ये साधारण पासा की पहचान थी। मानक पासा क्या होता है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7 हो सकता है, कभी भी 7 नहीं हो सकता है। और दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे कि हमने इसी में ले लिया है, एक बना दें, ठीक है। तो अगर बोलें कि एक का विपरीत कितना होगा, तो आपको पता चल गया होगा एक का विपरीत क्या होगा। ये पासा किस तरीके से, मानक पासा, यानी कि इसका एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। यानी कि दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 5 और 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी विपरीत सतहों को मिलाने पर कितना आना चाहिए, दोनों विपरीत सतहों को, 6 का 1 है, इसमें कितना मिलाना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। यानी दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये वाला पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। वो ये पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ये कौन पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से आप पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा मानक पासा, एक मानक पासा हुआ होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किससे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। इसमें बताया है कौन सा मानक पासा बन सकता है। ठीक, अब देखना है कौन मानक पासा बन सकता है। देख लीजिए कौन मानक पासा बन सकता है। जैसे कि ये है, इसको पहला लेते हैं। पहले का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 और 1 कितना होना चाहिए, 3 1 7 होना चाहिए। यानी कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, मानक पासा वही होगा जिनकी दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या हो, 7 हो। तो क्या इसकी विपरीत अपोजिट सतहों का योग 7 है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मानक पासा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चाहे आप 2 का देख लो कौन हो जाएगा, 5। यहाँ पर तो 5 तो 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ पर 6 4 कितना होना चाहिए, 10 हो रहा है। ठीक है। तो मानक पासा का हमने क्या बताया है, 7 होना चाहिए। यहाँ पर देख लेना, इसको देख लो, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7। और 2 का अपोजिट कितना है, 5। तो 5 और 2 कितना होगा, 7। और 6 का अपोजिट कितना होगा, 1। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी ये क्या हो जाएगा, पासा बनाया जा सकता है। यानी ये क्या है, मानक पासा है। इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। अब इसमें देख लो, 6 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा, ये भी नहीं हो जाएगा। क्या देख लेना, 6 7 होगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 होगा, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना। और जो सतहें पड़ोसी होंगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती, और जो विपरीत होंगी वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, यह आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले आप लोग लगाया करें, तत्पश्चात हमारा देखा करें। ठीक है। देख लीजिए, अब देखिएगा, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन में आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या होती है। ये हमारा क्या होता है, उत्तर। ठीक, यानी क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये क्या होता है, दक्षिण यानी साउथ। ठीक। और ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व होगा। ठीक। और ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। ये हमारा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक, दक्षिण पश्चिम होगा। और ये क्या होगा, हमारा उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है। ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम। और हमेशा ध्यान रखना, जब हम भी बात करें कि दाएं मुड़ना है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक, ये क्या है, घड़ी है। 12 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, मान लीजिए घड़ी है, तो हमेशा जब हम बोले आपको दाएं मुड़ने की बात करें, तो दायां हमेशा क्या रखना, घड़ी की दिशा में। दायां क्या होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। और जब भी बाएं की बात करेगा, जब बाएं की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। कहाँ मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, इस तरीके से। क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। दायां होगा तो घड़ी की दिशा में, और बायां बोलेंगे ये दायां। अगर बाएं की बात करेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरीके से बायां। ये क्या होगा, बायां। ठीक, अब इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखना, देखना आपको एक सेंटर ले लेना है, उसी सेंटर से चलाना है जहां से बोला गया है सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उतर गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, किसी बिंदु से चला लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले वो 2 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया। तो 2 किलोमीटर हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से 2 किलोमीटर बना लेते हैं उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक, सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ा, जा रहा था उत्तर, अगर मुड़ जाएगा तो किधर हो जाएगा, दाएं। 2 किलो उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद 3 किलोमीटर चला। मतलब दाएं मुड़कर कितना चला, दाएं कहाँ मुड़ेगा, घड़ी की दिशा, और 3 किलोमीटर चलेगा। तो 3 किलोमीटर 2 से कुछ बड़ा होगा, तो हम बना लिए 3 किलोमीटर चलेगा गया। और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, 2 किलोमीटर बाएं, बायां का घड़ी की दिशा में होगा दायां, और बायां हमने क्या बोला है, बायां जो होगा वो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। 2 किलोमीटर चला, यानी 2 किलोमीटर तो इतना चलेगा, 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, यानी ये मछली बाजार यहाँ तक पहुँच गया। अब बोला है नियाज के घर से और उसके मछली बाजार के तक उसकी दूरी कितनी होगी। देखना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये अगर 2 किलोमीटर ये है तो 2 किलोमीटर ये भी होगा। अगर 3 किलोमीटर ऊपर वाली रो है तो ये 3 किलोमीटर क्या होगी, ये भी रो हो जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा इस तरीके से ये जो स्ट्रेचर बन गया है, ये कौन सा स्ट्रेचर बन गया है, आपको पता चल गया होगा 90 डिग्री। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ पे कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और लंब क्या हो सकता है, लंब की जगह आधार हो जाए और आधार की जगह लंब आ जाए। तो लंब और आधार में क्या हो सकता है, परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो लंब ये वाली हम मान लेते हैं, लंब ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ये। ठीक, तो लंब इसमें कितना दिया है, यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना, 4 दिया है, 4 किलोमीटर। तो लंब कितना हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर। और आधार कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या करें आप, इसको 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 3 3 9। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 यहाँ से कर्ण का जो स्क्वायर है वो इधर हट जाएगा, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और आपको पता है कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। बोला गया था कि मछली बाजार नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर की सबसे छोटी दूरी होगी। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर
और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखना जरा क्या करते हैं। रवि अपने भाई को घर, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में ध्यान रख। दिशा और दूरी। अब देखना है, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। चर्च से क्या जाता है? पुस्तकालय में। मान लेते हैं चर्च से पुस्तकालय में चलता है, तो जहां से चलता है वो क्या है? चर्च है। तो हम ले लेते हैं चर्च, पहले ले लेते हैं। देखना जरा, ये क्या हो गया? चर्च। चर्च मान लिया, यहाँ चर्च। चर्च से पुस्तकालय में जाता है, पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर चलेगा तो हमने अभी आपको डायरेक्शन बताई है, ये क्या होती है? पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है? दक्षिण होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम होता है। जहां से हम सेंटर लेंगे वहीं से क्या करेंगे? हम इसको पश्चिम की ओर, अगर बोला गया है तो पश्चिम की ओर चल देंगे। बोला गया है पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो सेंटर से कहा जाएगा? पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो हमने बना लिया इसको पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया। ठीक, फिर बोला गया है फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो हमने आपसे बताया है कि जब भी बाएं मुड़ेगा इस तरीके से जा रहा था, तो घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या होगा? दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? बायां। ठीक है, तो जाएगा कहाँ है? बायां की बात किया है, तो बायां क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। कितना चलेगा? 3 किलोमीटर चलेगा। 3 किलोमीटर चलेगा, तो 3 किलोमीटर इससे कुछ कम होगा। 3 किलोमीटर मान लेते हैं, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलता है और वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यानी इसका यहाँ पर क्या है? ये घर है। इसे एक बार देख लो। रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। यानी चर्च से पुस्तकालय में जाता है, वह पहले पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा, नीचे आ जाएगा। बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। घर पहुंचने के लिए कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। वहां से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की दिशा में, तो नीचे जा रहा तो घड़ी की दिशा क्या हो जाएगी? इधर। दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलता है और कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पर क्या है उसका? पुस्तकालय। पुस्तकालय कितना है? पुस्तकालय पर पहुंच जाता है। फिर बोला गया घर और चर्च के बीच की कम से दूरी, यानी घर और चर्च। तो देखना, घर यहाँ है, चर्च यहाँ है, तो घर और चर्च के बीच की दूरी क्या है? फिर यहाँ पर बन जाएगा क्या? हमारे 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। या तो आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 का पेयर होता है, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। नहीं याद है तो आप देख लीजिए। लंब कितना हो जाएगा इसमें? लंब इसमें कितना हो जाएगा? 4 ले लेते हो, 4 का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 4 चक्कू 16, 3 3 कितना हो जाएगा? 9, 16 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25। और इधर कर्ण से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या चढ़ जाएगा? इधर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 किलोमीटर। 25 का कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर क्या हो गई हमारी? ये दूरी हो गई किसकी? घर और चर्च के बीच की दूरी। यही पूछा गया, घर और चर्च के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। बोला गया है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या इस तरीके से, हमने अभी आपको कैलेंडर बताया था, उसमें विषम दिन निकालने के लिए विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं हमने बताया था आपको। विषम दिन कैसे निकाले जाएंगे? जैसे हमने बताया कि ये आपको अधिवर्ष का मतलब होता है, अधिवर्ष का मतलब होता है आपका लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। क्या होता है? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप ईयर। और लीप ईयर में आपको पता होगा कि हमने बताया था कि साधारण
वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष, जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और इसमें फरवरी कितने हैं? फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, भाग किससे जाता है? अगर दिए गए अंतिम दो अंकों में अगर 4 से भाग नहीं जा रहा है, अंतिम दो अंकों में 4 से अगर भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वो साधारण वर्ष नहीं होगा। जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। और जिसमें 4 से भाग चला जाएगा वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में क्या होते हैं? दिन यहाँ पर कितने होते हैं? 366 होते हैं। और यहाँ पर फरवरी जो होती है वो कितने की होती है? यहाँ पर फरवरी जो हो जाती है 29 की होती है। और यहाँ पर भाग क्या होता है? 4 से जाता है, ठीक। और कौन महीना कितने का होता है ये भी हमने बताया था। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 से 29, बाकी सब 31। अब यहाँ पर देख लिए विषम दिनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इसमें दिन कितने हैं? 366 हैं। 366 में क्या करना है? 366 में आपको भाग कर देना है किससे? 366 में भाग कर देना है आपको 366 में आपको 7 से भाग कर देना है। यहाँ पर हमने जो बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, ये भागफल होता है। और जो भागफल होता है, ठीक, इधर देख लो, अब देखना है यहाँ पर 366 है। 366 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। यहाँ कितना बचा? 1 6 लो, 7 दूनी 14। यहाँ पर बचा कितना? शेष पर। तो यहाँ पर जो भागफल होता है, जो भागफल होता है वो हमारे क्या होते हैं? भागफल ये हमारे सप्ताह होते हैं। भागफल क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं। और जो शेष फल होता है, जो शेष फल होता है वो हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। वो क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो दो हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे विषम दिन हो जाएंगे। तो पूछा गया है कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? विषम दिनों की संख्या 2 होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हिस्ट्री विद नीरज सर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इसको, ताकि मतलब जो है हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि पढ़ाने में भी अच्छे से हम और भी मेहनत कर सकें। अगर आप लोग अवसर देंगे हमें मेहनत करने का तो हम इससे भी और बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमको भी लगे रहे जिसको हम पढ़ा रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा हमारी बात, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में से 3 प्रकार के हैं। एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, उस आकृति को आप चुने जो सबसे अलग है। वो क्या करना है? जो सबसे अलग है। तो आप देख लीजिए इसमें से क्या दिया हुआ है, कौन सी आकृति अलग नहीं, अलग है, ठीक। तो आपको लगा होगा ये आर क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। आर क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। क्यू भी क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। यस क्या है? ये भी एक दर्पण प्रतिबिंब है। ये क्या है? आपको भिन्न लग रहा होगा, तो यही बोला गया है कि इसका उत्तर क्या होगा? जो भिन्न है। तो क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है ए पूरब की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ए पूरब की ओर, तो हमने अभी आपको बताया है ये हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। ये हमारा दक्षिण होता है, साउथ। ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक। आप कहीं से भी चला सकते हैं, आप मेन सेंटर से चलाएंगे, मतलब आप चलना आपको यहीं से होगा, सेंटर से, ठीक है। तो बोला गया है ए पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ए कहाँ चलता है? पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो ए पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलेगा। ए पूरब इधर है तो ए पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने मुड़ा। दाहिने मुड़ेगा तो ध्यान रखना घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में हमेशा क्या होता है? दायां होता है। दाहिने मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़ा और क्या चला? 8 किलोमीटर। दाहिने मुड़कर कितना चला? 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता। फिर वह क्या होगा? बाईं ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होगा? बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला? 5 किलोमीटर। बाईं ओर चला, कितना मिला? 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर कितना चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर, यानी इसके सेम चलेगा यहाँ तक 8 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अगर ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ऊपर वाली भी रो क्या होगी, ये 5 ही किलोमीटर होगी। टोटल बोला गया है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 ये 5 है, कितना हो जाएगा टोटल 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, जैसा कि इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नमस्कार दोस्तों, वीडियो एग्ज़ाम प्लस वीडियो 1468 इनकी क्लासेस आपको जो है रेगुलर मिल रही हैं और हमारे टीचर आपको जो है बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, साथ में लगना है। और जो एजीटी वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, उनका भी क्लासेस चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, परेशान ना हो। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए तब हम उस पर भी वर्क करें। अभी वीडियो एग्ज़ाम आपका जो है जल्द ही लगा है, उसके परपेज में आप पढ़िए। और वीडियो 1468 जो पद हैं, ठीक है, 1468 उसकी पेड क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहिए, परेशान ना होइए, ठीक है। आपको पता है कि जो है वैकेंसी जो है बहुत कम ही निकल रही हैं और आयोग इस पे कितना जो है ढीला वर्क करता है। सारे टीचर हमारी जो है बहुत मेहनत से जो है पढ़ाते हैं और आपको आगे पढ़ाएंगे। परेशान नहीं होना है, साथ में लगे रहना है। रवि सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, विकास सर जीएस पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी देख रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि वीडियो एग्ज़ाम में रीजनिंग, हिंदी और जीएस ही आएगी। ये तय मान के चलिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब का जो है आपको रिवीजन कराया जाएगा और पूरे पूरे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आगे रवि सर जो है हल कराएंगे। ये आपके साथ दिया हुआ नीचे दिए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, ठीक है। अब कथन में सब कुछ समझना है और फिर पूर्वानुमान पर विचार करना है और तय करना है उनमें कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, ठीक, अनुसरण करता है, ठीक। अब बोला गया है, कथन है भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योगों में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। कथन में बोला गया, कथन में बोला है कि दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। पूर्वानुमान है, आपको इसी को ध्यान में रखकर देखना है। विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भारत को पसंद नहीं है, ऐसा बोला गया। क्या बोला, विदेशी कंपनी सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही पसंद नहीं है, तो ये तो होने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की, ये भी नहीं से होगा, तो इसमें हो जाएगा ना वो पहला और ना ही दूसरा, चला जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है अंतर्निहित नहीं। बोला गया सभी ऑक्सीजन अद्वितीय, इसमें देख लेना सभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सभी ऑक्सीजन है, सभी ऑक्सीजन क्या है अद्वितीय, क्या है अद्वितीय है। क्या बोला गया, सब क्लोरीन उपयोगी है, क्लोरीन क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन क्या उपयोगी, उपयोगी सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, ठीक। सभी क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बोला गया सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, तो हमने बना लिया। सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, हमने ये भी बना लिया। फिर क्या बोला गया है, निष्कर्ष कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं। हमेशा इन न्याय निगमन के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन तरीके से क्वेश्चन आए
तो हमेशा ध्यान रखना जब हम यहाँ भी भीतर से स्ट्रक्चर में हम या अंदर से ऐसे लिखना, अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, तब ध्यान रखना सभी और कुछ, सभी और कुछ दोनों सही होते हैं स्टेटमेंट। अगर कुछ बोलेगा, इसमें बोलेगा कुछ, कुछ की बात करेगा, जैसे बोला है कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं तो सही बात है, और बोलता है सभी क्लोरीन उपयोगी हैं तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो जब अंदर से हम बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि अंदर से क्या जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर इस दशा में सभी और कुछ दोनों वाले जो है कथन सही हो जाएंगे। जैसे जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर, जब हम बाहर से अंदर की, अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तब क्या हो जाएगा, सभी वाला क्या हो जाएगा, सभी वाला गलत हो जाएगा और कुछ वाला क्या हो जाएगा, कुछ वाला सही हो जाएगा। सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कुछ है। जैसे हम बोल दें क्या सभी उपयोगी क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ उपयोगी क्लोरीन है तो उपयोगी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ये बात तो सही हो जाएगी, लेकिन सभी वाला गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब बाहर से अंदर आते हैं तो सभी वाला गलत होगा, कुछ वाला सही हो जाएगा, लेकिन अंदर से जब बाहर जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें बोला गया कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, तो हाँ भाई सभी क्लोरीन उपयोगी हैं तो सभी में से कुछ तो आएंगे ही आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुछ क्लोरीन उपयोगी है। बोला गया कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, इसका तालमेल तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, ये अलग है, ये अलग है, तो कुछ क्या हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोला गया केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। बोला गया दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बोला गया केवल फर्स्ट अनुसरण करता है तो ये वाला सही हो जाएगा, ना फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब देखना इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब देने, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। क्या भारतीय सरकार को अनाथालय को सहारा देना चाहिए, ये बोला गया है। क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, ये कथन की बात है, ये कथन में बोला गया, कथन में बोला गया क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों का सहारा देना चाहिए। फिर फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, तर्क क्या है, हाँ खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है, तो हाँ सही बात है, ये सही है। हाँ खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। दूसरा है नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, सरकारी धन का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का
दुरुपयोग करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा आपके इसमें से आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, दो नीचे हैं उसके, ठीक है, उसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले इसमें क्या हो जाएगा, पहला पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, ये बोला गया क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कथन बोला गया है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर देखना, दूसरा पूर्वानुमान क्या है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। हाँ सही है, वो मतलब जो है प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। इस यही तो क्वेश्चन बोला गया है कि मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके पास बुक नहीं होगी उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा कथन बोला गया, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूती बनाती है, ये गलत है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से क्या हो जाएगा, मजबूत बनाती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। अगला देख लीजिए, अगला बोला गया है ये बोन का संबंध है ऑर्थोपेडिस्ट है। बोन का संबंध क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट से है। और कैंसर क्या हो जाएगा, जैसे बोन का मतलब जो है उपचार किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑर्थोपेडिस्ट, यानी कि इसका अध्ययन किस में किया जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट। तो कैंसर का किस में अध्ययन किया जाएगा, तो ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ये क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बस दो चीज बचे। नीचे एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ है, रमेश को TBNFTG और मिताली को NJVBNJ और रणवीर को क्या लिखा जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, RAMESH। रमेश को क्या लिखा जाता है, TBNFTJ लिखा जाता है। ठीक, और क्या बोला गया है, मिताली को NJVBNJ लिखा जाता है। तो RANBIR रणवीर को क्या लिखा जाएगा, आपको इसमें बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आर का कोड आपको पता होगा कितना होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, एच का 20 होगा। तो 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा, ए में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इसमें ई में 5 होता है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यस का 19 होता है, 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। और एच कितना होता है, 8 होता है, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से लॉजिक क्या लग रहा है आप देखना जरा भाई। इसमें यहाँ पर यम का 13 होता है, 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14। और आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ए में जोड़ेंगे कितना, 1 तो बी हो जाएगा। इसमें कुछ लग नहीं रहा है, देखो भाई कितना लगेगा,
तो यहाँ से एक चीज़ लग रही है, जितने भी इसको पहले, ये 18 है, 1 है, 13 होता है इसका, 5 है, और यहाँ पर 19 है, यहाँ पर कितना है 8 है। ठीक, तो आप समझ रहे हो कि जो सम अंक के स्थान पर हैं उनमें कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। 18 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर ये एक क्या है, एक है विषम संख्या, तो इसमें विषम वालों में 1 जोड़ा जा रहा है, 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से 13 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14। 5 में भी 1 जोड़ दो कितना, 5 एक विषम है तो 5 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 19 ए भी एक क्या है, विषम है, तो इसमें 1 जोड़ दो कितना 20। 8 में कितना है, 8 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में कितना जोड़ दोगे, यानी जो सम को रिप्लेस करते हैं ना, सम के स्थान पर जो आते हैं वो उसमें कितना जोड़ा जा रहा है 2, और जो विषम के स्थान पे आ रहे हैं यानी ओड के जो स्थान पे आ रहे हैं उनको क्या जोड़ा जा रहा है, उनमें 1 जोड़ा जा रहा है, इवन में 2 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यम लेटर है, इस लेटर का कितना होगा 13 होगा, इसका कितना होगा 9, इसका 20, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है। आप 13 में 13 क्या है, विषम है, इसमें 1 जोड़ दिए 14 हो जाएगा। 9 भी एक विषम है, 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 क्या है, सम है, इसमें 2 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसमें रूल अप्लाई हो रहा है वही क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे 18, 1, 14 और 2 और आई कितना 9, 18। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे, जो हमारे सम होंगे उसमें 2 जोड़ देंगे, जो विषम लेटर का कोड होगा उसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 1। तो 18 में 2 जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है, टी का, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो गया बी हो जाएगा। और 14 का कोड कितना होता है, 14 क्या है विषम है, नहीं सॉरी सम है, तो इसमें जोड़ेंगे 14 2 16 यानी पी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी विषम है, तो यहाँ पर बी में जो 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। आई में क्या 9 सम है, इसमें क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आर, इसमें विषम है टी हो जाएगा, 2 जोड़ जाएगा, तो टी बी पी डी जे टी क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी जो विषम है उसमें 1 और जो सम लेटर हैं उनमें 2 जोड़ा गया। इस तरीके से एक दिया हुआ है एफ आई जे एच टी, इसको क्या लिखा जाता है ई एच एफ जी एस लिखा जाता है। अब बोला गया है पी आई ई, पी आई ई सी, ई को क्या लिखा जाएगा ये बोलना है। इसका तो आपको पता होगा 6 कोड होता है, इसका 9 कोड होता है। आप कोड याद कर लेना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर याद है तो आप ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलम ही चलाएं, ओरली रीजनिंग हो जाएगी। 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में से 1 घटा दीजिए कम कितना हो जाएगा 5। 9 में से 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 8। 7 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 8 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा 7। 9 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा 19। टी इसका 20 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है। 1 कम कर दो 19 हो जाएगा। तो आपको पता होगा इसका कोड 16 होता है, इसका 9 होता है, इसका 5 होता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोड की आप लिखो, आप ऐसे ही घटा सकते हो। 16 से 1 जाएगा 15 यानी ओ हो जाएगा। 9 से 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ई से 1 जाएगा कम कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। और सी से 1 कम हो जाएगा कितना बचेगा बी बचेगा। और ई से 1 कम हो जाएगा कितना बचेगा 4 यानी कि डी बचेगा। ठीक, तो देख लीजिए ओ एच डी बी डी कौन सा हो जाएगा सी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक, यानी 1 1 माइनस हुआ है सब में। अब ये देख लीजिए लिखा हुआ है एफ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है, इसको छोड़ दीजिए। लिखा हुआ एफ आई एल ओ फिलो को क्या लिखा जा रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं। इसको बी सी डी ई लिखा जाता है। तो बोला गया है एक्स यू आर ओ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखना इसका कितना होता है 6, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है। अब यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसमें से सब में भाग किससे भाग हो गया है
3 से अगर भाग कर दोगे सब में 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका कोड कितना होता है 24, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। इसमें भी आप सब में 3 से भाग कर दोगे, सब में अगर 3 से भाग कर दोगे, सब में 3 से भाग कर दोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, 3 छाक 18, 3 पचे 15। 8 का कोड कितना हो जाएगा एच, 7 का जी, 6 का एफ और एस, 5 ई किसका हो जाएगा ई का। तो क्या हो जाएगा एच जी एफ ई, एच जी एफ ई क्या हो जाएगा डी वाला। ठीक, अगला देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, मान लेते हैं ए क्या है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ध्यान रखना इसमें जो फीमेल वाला होगा उसको हम वृत्त में बंद करेंगे, जो मेल होगा उसको ट्रायंगल में बंद करेंगे। क्या बोला गया है, ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, बी क्या है सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है तो सी ऊपर जाएगा, सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है डी का भाई है, कौन सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है, और डी क्या है ई की माँ है, डी किसकी माँ है ई की माँ है, कौन डी, और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है, यदि ई पुरुष है, यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है। अच्छा ये क्या है भाई बहन है, तो बोला गया है ए का ई से क्या संबंध है, क्या संबंध है ई का ई से क्या संबंध है, यानी दूसरा वाला हमेशा पहले वाले को बोलेगा। तो ये ध्यान रखना कि क्या बोलेगा ई क्या है ई बोलेगा ए को क्या बोलेगा, ये बोलेगा भांजी बोलेगा, क्या बोलेगा भांजी बोलेगा। ठीक है, ये भांजी क्या हो जाएगा भांजी। ठीक, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। अगला जो क्वेश्चनों का होगा सेट हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।